रहीम स्टार्ट करते हैं जल्दी जल्दी गाइडिंग का चैप्टर 9 को। ऑस्मोलरिटी को रेगुलेट करना बहुत ज़रूरी है। इसको रेगुलेट हम दो तरीके से करते हैं, फ्लूइड एंट्री को रेगुलेट करके या रीनल वाटर एक्सक्रीशन को रेगुलेट करके। रीनल वाटर एक्सक्रीशन में क्या करते हैं, हम बहुत डाइल्यूट यूरिन बना सकते हैं अगर एक्सेस फ्लूइड हो, और अगर फ्लूइड की कमी हो तो बहुत कंसंट्रेटेड यूरिन बना सकते हैं। सबसे पहले देखते हैं डाइल्यूट यूरिन किस तरह से बनाते हैं। तो अगर बॉडी के अंदर वाटर की बहुत एक्सेस हो, हम एडीएच फॉर्म नहीं करते ताकि वाटर की रिजॉर्प्शन कम हो जाए और हमारे पास यूरिन निकल जाए। इस कंडीशन में बहुत डाइल्यूट यूरिन निकलता है, ठीक है, क्योंकि हम सोल्यूट्स ज़ाया नहीं करते, अलबत्ता वाटर को निकाल देते हैं। लेकिन बताए वाटर फालतू है ना, तो वाटर को निकाल देते हैं। तो यहाँ पे एग्जांपल आप देख सकते हैं, बॉडी में बहुत एक्सेस फ्लूइड होता है तो हम बहुत ज़्यादा यूरिन बनाते हैं, उस यूरिन की कंसंट्रेशन बहुत कम होती है, इसी वजह से सोल्यूट्स की एक्सक्रीशन ज़्यादा नहीं बढ़ती। ऐसा नहीं होता कि बहुत यूरिन निकाला इसलिए सोल्यूट्स वगैरह ज़ाया हो गए। हमने डाइल्यूशन कंसंट्रेशन इतनी कम कर दी कि सोल्यूट ज़्यादा ज़ाया ना हो। ये बात तो यहाँ तक एक्सप्लेन हुई थी। उसके बाद देखते हैं मुख्तलिफ सेगमेंट्स में क्या क्या होता है। सबसे पहले आते हैं हमारे पास प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल में क्या होता है। प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल में फ्लूइड जो है वो आइसोऑस्मोटिक रहता है। क्यों? क्योंकि कुछ ना कुछ सोडियम की रीअबजॉर्प्शन होती है, लेकिन सोडियम के साथ वाटर की भी रीअबजॉर्प्शन हो जाती है, इसलिए कंसंट्रेशन में चेंज खास नहीं आती। फिर आते हैं हमारे पास डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले। डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले में वाटर की रीअबजॉर्प्शन होती है, सोल्यूट्स की तरह नहीं होती। तो जाहिर बात है जब वाटर की रीअबजॉर्प्शन होगी तो आगे पास कंसंट्रेशन ऑफ द सोल्यूशन हो जाएगी, यानी यहाँ पे सोल्यूशन जो है वो कंसंट्रेट हो जाता है। फिर आता है आगे पास असेंडिंग लूप ऑफ हेनले। असेंडिंग लूप जो है ना वो वाटर के लिए बिल्कुल भी परमेबल नहीं है, चाहे आप जितना मर्जी एडीएच भी रिलीज कर दो वाटर की रीअबजॉर्प्शन के लिए, असेंडिंग लिंब में वाटर की रीअबजॉर्प्शन नहीं होगी। यहाँ पे सिर्फ सोल्यूट्स वगैरह की ही रीअबजॉर्प्शन होगी, सोडियम की, क्लोराइड की, पोटेशियम की, इन्हीं की रीअबजॉर्प्शन होती है, ठीक है। जाहिर बात है जब सोल्यूट्स की रीअबजॉर्प्शन होती है तो बाकी सोल्यूशन में सोल्यूट्स कम होते हैं, यहाँ पे डाइल्यूशन ऑफ फ्लूइड हो जाएगी। आगे का जो हिस्सा आता है ना आपके पास डिस्टल ट्यूब्यूल और कलेक्टिव ट्यूब्यूल, ये जगह बेसिकली डिपेंड कर रही होती है आपके पास एडीएच पे, यानी कि इन जगहों की वाटर परमेबिलिटी एडीएच पे डिपेंड कर रही होती है। अगर एडीएच ज़्यादा होगा तो वाटर की रिअबजॉर्प्शन ज़्यादा हो जाएगी और यूरिन बहुत डाइल्यूट हो जाएगा। अगर एडीएच कम होगा तो यहाँ पे परमेबिलिटी कम होगी, वाटर रिअबजॉर्ब नहीं हो सकेगा, तो यूरिन कंसंट्रेटेड रह जाएगा। तो यानी कि बेसिकली ये जगह होती है जो कि डिसाइड कर रही होती है कि यूरिन डाइल्यूट पैदा होगा या यूरिन कंसंट्रेट पैदा होगा। यहाँ तक हमने डिस्कस किया डाइल्यूट यूरिन किस तरह से बनता है। उसके बाद डिस्कस करते हैं कि कंसंट्रेटेड यूरिन किस तरह से बनता है। क्यों बनाना पड़ता है? सीधी सी बात है, वाटर के लॉस हो रहे होते हैं हमारी बॉडी में। कई दफा होता है हम इतना पानी पी नहीं रहे लेकिन वाटर ज़ाया तो हो ही रहा है। क्यों ज़ाया होता है भाई? स्किन से भी ज़ाया होता है, किडनी भी कुछ ना कुछ यूरिन बना रही होती हैं, फीसर के थ्रू भी पानी ज़ाया होता है, लंग्स भी पानी ज़ाया होता है। तो पानी नहीं ज़ाया तो होना ही होना है। जाहिर बात है अगर पानी ज़ाया हो रहा है और आप पानी पी थोड़ा रहे हो तो हमें बहुत कंसंट्रेटेड यूरिन बनाना पड़ेगा ताकि यूरिन में कम से कम पानी ज़ाया किया जा सके। हम 1200 टू 1400 मिली ऑस्मोल तक इतना कंसंट्रेटेड यूरिन भी बनाते हैं। कुछ एनिमल्स तो ऐसे, जिस तरह मिसाल के तौर पर ये चूहा हो गया, ऑस्ट्रेलियन हॉपिंग माउस, ये इतना कंसंट्रेटेड यूरिन बनाता है कि ये बहुत थोड़े पानी में बहुत ज़्यादा सोल्यूट निकाल देता है। तो इसको पानी पीने की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि वो जो बहुत थोड़ा सा पानी है ना वो इसकी बॉडी के अंदर खुद ही जो डाइट खाता है ना उस डाइट से बन जाता है, ठीक है। तो ये पानी पिए बगैर भी गुजारा कर जाता है। अब एनवायरनमेंट के मुताबिक है ना, क्योंकि इसके पास पानी की कमी है तो ये बहुत कंसंट्रेटेड यूरिन बना सकता है। बीवर्स के पास फ्रेश वाटर की बहुतात है, इसलिए ये ज़्यादा कंसंट्रेटेड यूरिन नहीं, बहुत डाइल्यूट यूरिन बनाते हैं। डाउन की बात, ह्यूमंस कितना कंसंट्रेट कर सकते हैं? 1200 मिली ऑस्मोल्स पर लीटर मैक्सिमम इतना कंसंट्रेट कर सकते हैं। तो जाहिर सी बात है अगर आपने एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ सोल्यूट निकालना है तो कुछ ना कुछ यूरिन जरूर बनाना पड़ेगा, उसको हम कहते हैं ऑब्लिगेटरी यूरिन वॉल्यूम। हमारे केस में अगर 600 मिली ऑस्मोल्स ऑफ सोल्यूट एक दिन में निकालने हैं तो 600 मिली ऑस्मोल्स के लिए कम से कम 0.5 लीटर यूरिन बनाना पड़ेगा। इसी को हम कहते हैं ऑब्लिगेटरी यूरिन वॉल्यूम, 0.5 लीटर्स पर डे। उसके अलावा वो ये बता रहे हैं कि अगर आप सी वाटर पीते हो तो सी वाटर की कंसंट्रेशन इतनी ज़्यादा होती है कि वो बजाय इसके कि आपकी बॉडी की रिक्वायरमेंट को पूरा करे उल्टा डिहाइड्रेशन कॉज करता है। क्यों? क्योंकि सी वाटर की अपनी ही ऑस्मोलिटी 1200 मिली ऑस्मोल है। तो अगर आपने 1 लीटर सी वाटर पी लिया है तो वो तो बस आएगा और उतना ही आपके यूरिन में निकल जाएगा, मजीद सोल्यूट को बॉडी से लेकर नहीं निकलेगा। तो वो जो बॉडी का अपना सोल्यूट होता है मेटाबॉलिक वेस्ट, उसके लिए आपको मजीद आधा लीटर बनाना पड़ेगा ही पड़ेगा। तो ऐसे केस में 1 लीटर पानी पिया और 1.5 लीटर पानी निकालना पड़ेगा। सही हो की बात? अगर समझ नहीं है तो मेरी डिटेल वीडियो देख लें। फिर आती है हमारे पास यूरिन स्पेसिफिक ग्रेविटी। यूरिन की उसके सोल्यूट्स की बेस पे एक स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है जो कि उसके सोल्यूट्स के वेट पे डिपेंड कर रही होती है, ठीक है। नंबर ऑफ सोल्यूट्स पे डिपेंड नहीं करती, वेट ऑफ सोल्यूट्स पे डिपेंड करती है। तो अगर किसी इंसान में कोई एंटीबायोटिक्स वगैरह या कोई ऐसी चीज़ें हो जो कोई हैवी सोल्यूट्स हो तो कई दफ़ा होता है कि स्पेसिफिक ग्रेविटी ज़्यादा होती है, यानी कि वेट ऑफ सोल्यूट्स ज़्यादा हो जाता है जबकि नंबर ऑफ सोल्यूट्स बराबर होता है। हमें वेट ऑफ सोल्यूट से लगता है कि यार इस बंदे की हाइपरऑस्मोटिक कंडीशन होगी, जबकि नंबर ऑफ सोल्यूट बराबर है इसलिए हाइपरऑस्मोटिक कंडीशन नहीं होती। इसको मेजर कैसे करते हैं? हम डिपस्टिक मेथड से भी मेजर कर सकते हैं, रिफ्रैक्टोमीटर से भी मेजर कर सकते हैं। उसके बाद आते हैं हमारे पास, अगर आपने कंसंट्रेटेड यूरिन बनाना है तो दो चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। नंबर 1 हाई लेवल ऑफ एडीएच, नंबर 2 रीनल मेडुला के अंदर हाई ऑस्मोलरिटी होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। दो चीज़ें बहुत ज़रूरी होती हैं आपके पास। क्यों? रीनल मेडुला के अंदर आपको जो जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन्स होते हैं 25% ऑफ नेफ्रॉन्स, उनका जो लूप ऑफ हैंड है वो बहुत अंदर तक मेडुला के अंदर जा रहा होता है। मेडुला के अंदर वो फिर कलेक्टिव नेक्स्ट मेडुला के अंदर जारी होती हैं। फिर इसी तरह से वो जो डीप लूप ऑफ हैंड होते हैं ना उनके साथ साथ ब्लड वेसल भी आती हैं, खास तौर पर जिनको हम कहते हैं वाजर एक्टा। ठीक है, के बाद इंस्ट्रक्शंस को भी हम मजीद डिस्कस डिटेल से देख लेंगे। अब आते हैं हमारे पास काउंटर करंट मल्टीप्लायर मैकेनिज्म, यानी कि हमने कहा था दो चीज़ें जरूरी हैं, एक हाई एडीएच, एक
मेडुलरी इंटरस्टिशियम की हाई ऑस्मोलरिटी के लिए हमारे पास काउंटर करंट मल्टीप्लाई मैकेनिज्म होता है। हम किस तरह से इंटरस्टिशियम की ऑस्मोलरिटी को इंक्रीज करते हैं? इंटरस्टिशियम में हाई कंसंट्रेशन करने के लिए, बाहरी जगह में हाई कंसंट्रेशन करने के लिए हम क्या क्या करते हैं? नंबर एक, थिक असेंडिंग लिम्ब से एक्टिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू आयंस को बाहर निकालते हैं। कोलेक्टिन ट्यूब्यूल से एक्टिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू आयंस को बाहर निकालते हैं। उसके अलावा फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन के थ्रू यूरिया वगैरह बाहर निकलता है। और हम बहुत थोड़ा पानी बाहर निकालते हैं ताकि बाहर की हाई कंसंट्रेशन मेंटेन रह सके। दोनों के बाद फिर देखते हैं हम लूप ऑफ हेनले की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, किस तरह से वो काउंटर करंट मल्टीप्लाई मैकेनिज्म के थ्रू आपके इंटरस्टिशियम को बहुत ज़्यादा हाइपर ऑस्मोटिक कर देते हैं। सीधी सी बात है। एक बात याद रखिएगा, थिक असेंडिंग लिम्ब में जो एक्टिव ट्रांसपोर्ट है वो 200 का कंसंट्रेशन ग्रेडियंट डेवलप कर सकती है। अगर बात क्लियर हो गई। और आपको पता होना चाहिए जो डिसेंडिंग लिम्ब है वहाँ पे वाटर परमेबल है, असेंडिंग लिम्ब में वाटर बिल्कुल भी परमेबल नहीं है, सोल्यूट्स की एक्टिव ट्रांसपोर्ट होगी। यहाँ तो बात क्लियर हो गई। अब एक एक स्टेप को हम डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले देखो जी 300 मिलीऑस्मोल आ रहा है, आगे भी 300 मिलीऑस्मोल है, इंटरस्टिशियम में 300 मिलीऑस्मोल है। फिर ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट शुरू हुई और कंसंट्रेशन ग्रेडियंट ऑफ 200 डेवलप हो गया। ये आप देखते हैं 200 का कंसंट्रेशन ग्रेडियंट डेवलप हो गया। किस तरह डेवलप हो गया? एक साइड पे आपके पास 400 हो चुका है और अंदर आपके पास 200 हो चुका है। ये आप देख सकते हैं, ठीक है। अब क्या होगा, चूंकि ये जगह फ्रीली वाटर के लिए परमेबल है तो ये देखेगी बाहर 400 यहाँ से वाटर बाहर आता रहेगा और इसके अंदर भी कंसंट्रेशन 400 हो जाएगी। फिर ये कंसंट्रेटेड 400 वाला जो वाटर है वो आएगा आपके पास असेंडिंग लिम्ब में। जब असेंडिंग लिम्ब में 400 वाला आएगा, यहाँ पे दोबारा एक्टिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू 200 का कंसंट्रेशन ग्रेडियंट बनाया जाएगा। यानी अंदर 400 है तो ये 200 का कंसंट्रेशन ग्रेडियंट बनेगा, अंदर 300 कर देगा और बाहर 500 कर देगा। जब बाहर 500 कर देगा तो डिसेंडिंग लिम्ब कहेगा यार बाहर 500 है, मैंने भी उतना ही होना है। यानी कि जितना भी इंटरस्टिशियम में होगा ना, डिसेंडिंग लिम्ब कहेगा मैंने इतना ही होना है। और जब वो इतना ही होकर यहाँ पे आएगा ना तो एक्टिव ट्रांसपोर्टर्स कहेंगे कि हमने बाहर 200 मजीद बढ़ाना है। तो यानी कि इतना इधर इंटरस्टिशियम में कंसंट्रेशन बढ़ती रहेगी, 1200 मिली ऑस्मोल तक कंसंट्रेशन चली जाती है आपके इंटरस्टिशियम में। अलबत्ता ये बात याद रखिएगा, जब ये सोल्यूट ऊपर की तरफ जाना शुरू होगा तो ये दोबारा डाइल्यूट होना शुरू हो जाता है, क्योंकि ऊपर वाला जो इंटरस्टिशियम है ना वो उसकी कंसंट्रेशन थोड़ी होती है, ऑस्मोलिटी थोड़ी होती है। जब डीप जाता है तो कंसंट्रेशन बढ़ती रहती है सोल्यूशन की, ऊपर आते हुए डाइल्यूट होता रहता है। अगर डिटेल समझ में नहीं आई तो वो फिर एक्सप्लेनेशन मेरी वीडियो में देखिएगा। फिर आते हैं हमारे पास डिस्टिल ट्यूब्यूलर कलेक्टिंग डक्ट्स की कंसंट्रेटेड यूरिन में क्या रोल है। ये तो हमने देखा लूप ऑफ हेनले का क्या रोल है। अब बात असल में ये है, आपकी जो डिस्टिल ट्यूब्यूल्स होती है ना, वो डिस्टिल ट्यूब्यूल्स और कॉर्टिकल कलेक्टिंग डक्ट्स ने ये क्या करती हैं, जितना वाटर हमने रीअब्जॉर्ब करना होता है ना, यानी अगर एडीएस ने कहा थोड़ा बहुत रीअब्जॉर्ब कर लो तो वो रीअब्जॉर्प्शन इस जगह पे हो जाती है। क्यों? ताकि मेडुलरी इंटरस्टिशियम वाली जगह पे रीअब्जॉर्प्शन ना हो। अगर यहाँ रीअब्जॉर्प्शन होती है तो इंटरस्टिशियम की ऑस्मोलिटी कम होती, तो हमने इस जगह पे फुल टाइम सोल्यूट्स को रीअब्जॉर्ब करवाते हैं, वाटर का रीअब्जॉर्प्शन हम कॉर्टिकल रीजन में करवा लेते हैं। और फिर जब हम जा रहे होते हैं मेडुलरी रीजन में, फिर हमने जितना यूरिन को कंसंट्रेट करना होता है कर लेते हैं, क्योंकि इंटरस्टिशियम फुली कंसंट्रेटेड है तो यूरिन को जितना चाहे कंसंट्रेट कर लें। अगर एरिया ज़्यादा होगा तो आपके पास कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाएगी यूरिन की, अगर एरिया कम होगा तो कंसंट्रेशन कम होगी यूरिन की। मैंने बात क्लियर हो गई। अच्छा फिर देखिएगा, जो वाटर यहाँ पे आपके मेडुला में आ रहा है वो वाटर तो इस जगह की कंसंट्रेशन को कम नहीं कर देगा, नहीं। जो वाटर आता है बाजर एक्टा उस वाटर को लेकर चला जाता है। बाजर एक्टा वो ब्लड यहाँ पे आ रही है, ठीक है, वो इस वाटर को ले जाती है, जिसकी वजह से इंटरस्टिशियम की जो कंसंट्रेशन है वो मेंटेन रहती है। उसके बाद जनाब हमारे पास आते हैं यूरिया की कंट्रीब्यूशन। यूरिया आपने देखा यूरिया कंसंट्रेटेड मेडुला में रोल प्ले करता है, यानी यूरिया कंसंट्रेटेड यूरिन बनाने में रोल प्ले करता है। तो जिन लोगों में थोड़ा यूरिया होता है, मेल न्यूट्रिशन होती है, वो बहुत कंसंट्रेटेड यूरिन नहीं बना सकते। उसके बाद देखते हैं रीसर्कुलेशन ऑफ यूरिया। सीधी सी बात है, यूरिया पर रीअब्सॉर्ब हुआ है कि यूरिया है तो वेस्ट मटीरियल, इसको अल्टीमेटली हमने निकालना तो है ही है। तो हम कहते हैं बजाय इसके कि ब्लड में जाए, हम इसकी सिक्रीशन कर जाते हैं इनटू लूप ऑफ हेनले, यानी कि इसकी रीअब्सॉर्प्शन हुई थी मेडुलरी कलेक्टिंग डक्ट में, सिक्रीशन होती है लूप ऑफ हेनले में, ये लूप ऑफ हेनले से होकर आता है फिर दोबारा यहाँ पे फिर यहाँ से रीअब्सॉर्प्शन। तो यानी कि इसकी रीसर्कुलेशन कई दफ़ा हो सकती है बिफोर द फॉर्मेशन ऑफ यूरिन, मतलब यूरिन में निकलने से पहले ये कई दफ़ा यूं इसी जगह पे घूम लेता है। सिंपल सी बात है। लूप ऑफ हेनले में एंटर होने के लिए कौन से ट्रांसपोर्टर्स होते हैं? यहाँ पे आपके पास यूरिया ट्रांसपोर्टर्स A2 UTA2 होते हैं, ठीक है। अच्छा, यूरिया की कितनी रीसर्कुलेशन में ये आपके पास डिपेंड कर रहा होता है बॉडी के अंदर हाइपरऑस्मोटिक और हाइपोऑस्मोटिक कंडीशंस पे। अगर तो बॉडी में पानी की बहुत कमी है, बहुत कंसंट्रेटेड यूरिन बनाना है, तो जाहिर सी बात है यूरिया को हम मैक्सिमम रीसर्कुलेट करते रहेंगे, मैक्सिमम रीअब्जॉर्प्शन होगी, सिक्रीशन होगी, ताकि बहुत ज़्यादा कंसंट्रेटेड यूरिन बन सके। और अगर एक्सेस वाटर है बॉडी के अंदर तो खास रीअब्जॉर्प्शन नहीं करते, हम कहते हैं बस ठीक है यूरिया को निकलने दो, आराम से वेस्ट होने दो। अच्छा, कितना यूरिया वेस्ट करना है, यूरिया की कितनी एक्सक्रीशन है, ये डिपेंड कर रहा होता है कि ब्लड के प्लाज्मा में कितना यूरिन है। ज़्यादा यूरिन है तो ज़्यादा एक्सक्रीशन करनी पड़ेगी। डिपेंड कर रहा होता है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट कितना है, डिपेंड कर रहा होता है कि यूरिया की रीअब्जॉर्प्शन कितनी है। इन सारी चीज़ों पर डिपेंड कर रहा होता है आपकी यूरिया की एक्सक्रीशन कितनी होगी। डाउनों की बात। उसके बाद देखते हैं कि हमने काउंटर करंट मैकेनिज्म पढ़ा, हमने देखा किस तरह से मेडुलरी इंटरस्टिशियम में हाई कंसंट्रेशन डेवलप होती है। सोचने की बात ये है, जो यहाँ पे ब्लड वेसल्स आ रही हैं वो इस जगह कंसंट्रेशन को तबाह नहीं कर देंगी, ब्लड वेसल से वाटर निकल के इस जगह पे आ जाएगा और इस जगह कंसंट्रेशन तबाह हो जाएगी। तो वाजर एक्टा तबाह कर सकती है, लेकिन ये तबाह नहीं करती। क्यों नहीं तबाह करती? पहली बात तो ये है कि वाजर एक्टा में बहुत थोड़ा ब्लड आता है, किडनी में जितना ब्लड आता है सिर्फ 5% ब्लड हम यहाँ पे भेजते हैं, पहली बात। दूसरी बात ये है कि वहाँ पे काउंटर करंट एक्सचेंज, क्या मतलब, ये देखो जब आपका ब्लड वेसल नीचे आ रही होती है ना, बल्कि यहाँ पे एग्जांपल देखिएगा, जब ब्लड वेसल नीचे आ रही होती है तो इसके ये पानी को बाहर निकालती रहती है,
तो यानी इंटरस्टिशियम कहते हैं यार मेरा तो बेड़ा गर्क कर रही है, लेकिन जब ये ऊपर जाती है तो फिर ये पानी को रीअब्जॉर्ब करना शुरू कर देती है। हमने पढ़ा था लूप ऑफ हेनले में भी हमने पढ़ा था कि यूरिन नीचे आते हुए कंसंट्रेट होता है, ऊपर जाते हुए डाइल्यूट होना शुरू होता है। तो इसी तरह ब्लड भी जो है वो नीचे आते हुए कंसंट्रेट होता है पानी को बाहर निकाल के, और ऊपर जाते हुए पानी को वापस अपने अंदर लेना शुरू कर देते हैं डाइल्यूट होने की वजह से। तो यानी कि आपके इंटरस्टिशियम को ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ, उसमें ज़्यादा पानी नहीं आया। यहाँ तो बात क्लियर हो गई। तो वाज़ारेक्टर जो है वो ज़्यादा नुकसान नहीं पहुँचाता। फिर आता है हमारे पास इंक्रीज मेडुलरी ब्लड फ्लो रिड्यूसेस यूरिन कंसंट्रेटिविटी, यानी कि ये जो मेडुलरी ब्लड फ्लो है अगर ये ज़्यादा बढ़ गया तो जाहिर बात है यहाँ पे पानी छोड़ना शुरू कर देगा और इस जगह की जो कंसंट्रेशन में डेवलप की थी वो ख़राब हो जाएगी। तो एज अ रिजल्ट हम बहुत कंसंट्रेटेड यूरिन नहीं बना सकेंगे। ठीक है, इसीलिए हम कहते हैं ना वाज़ारेक्टर में बहुत थोड़ा ब्लड भेजते हैं ताकि कंसंट्रेटेड यूरिन बन सके। अगर आगे वेज़ोडाइलेटस की वजह से, इंक्रीज आर्टेरियल प्रेशर की वजह से, किसी वजह से ज़्यादा ब्लड आ गया, बेड़ा गर्क हो जाएगा। डन। उसके बाद देते हैं समरी, ऑल द इवेंट्स की समरी देखनी है। प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल में क्या होगा, वाटर की भी, सोडियम की रिडक्शन होगी लेकिन साथ साथ वाटर की भी हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे एक्वापोरेंट 1 होते हैं इसलिए वाटर की भी रिडक्शन हो जाएगी। आपके पास जो सोल्यूशन है वो उसकी ऑस्मोलैरिटी सेम रहेगी, या देख सकते हैं ऑस्मोलैरिटी सेम रही, अलबत्ता वॉल्यूम 125 से 44 हो गया। फिर आता है हमारे पास डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले। डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले में आपको पता है कि वाटर की रिडक्शन होती ही जाएगी, जिसकी वजह से कंसंट्रेशन इंक्रीज कर सकती है। या देखते हैं कंसंट्रेशन इंक्रीज करती है। अगर कंसंट्रेटेड यूरिन बनाना तो बहुत ज़्यादा कंसंट्रेशन इंक्रीज करती है, अगर डाइल्यूट यूरिन बनाना तो बहुत थोड़ी कंसंट्रेशन इंक्रीज करती है। और चूंकि यहाँ पे वाटर की रिडक्शन हो रही है इसलिए सोल्यूशन का वॉल्यूम कम होता जा रहा है। आप देखते हैं 44 ml से 25 ml तक सोल्यूशन का वॉल्यूम आ गया। फिर आता है हमारे पास थिन असेंडिंग लूप ऑफ हेनले। जो थिन असेंडिंग लूप ऑफ हेनले है ना, यहाँ पे आपके पास पैसिव डिफ्यूजन होती है। पहली बात, वाटर की परमेबिलिटी 0 हो गई। दूसरी बात, सोल्यूट्स की पैसिव डिफ्यूजन होगी। पैसिव डिफ्यूजन के तहत यूरिया इसके अंदर आएगा और पैसिव डिफ्यूजन के तहत सोडियम और क्लोराइड में से बाहर निकलेगा। लेकिन सोडियम और क्लोराइड ज़्यादा बाहर निकलते हैं, यूरिया थोड़ा अंदर आता है। तो जो कि ज़्यादा सोल्यूट बाहर निकल रहा है, हम कहते हैं इस जगह पे आपका सोल्यूशन डाइल्यूट हो सकता है। आप देखते हैं सोल्यूशन जो है वो डाइल्यूट हो रहा है। फिर आगे थिक असेंडिंग लेवल में यहाँ पे सोल्यूट बाहर निकलता रहेगा, तो आप देखते हैं फुल टाइम डाइल्यूशन हो जाती है। ठीक है, वाटर का कोई आना जाना नहीं है, इसलिए वॉल्यूम उतने का उतनी है, 25 ml से 25 ml ही रहा है। फिर आते हैं हमारे पास अर्ली डिस्टिल ट्यूब्यूल। अर्ली डिस्टिल ट्यूब्यूल भी सिर्फ आपके पास मजीद डाइल्यूट ही करती है, क्योंकि यहाँ पे जो सोल्यूट्स हैं वो रीअब्सॉर्ब होते हैं और आपका सोल्यूशन डाइल्यूट हो जाता है। फिर आता है लेट डिस्टिल ट्यूब्यूल और कॉर्टिकल कलेक्टिंग ट्यूब्यूल। यहाँ पे एडीएच के ऊपर सारा कुछ डिपेंड कर रहा होता है। अगर तो एडीएच होगा तो वाटर की रिडक्शन होती रह जाएगी और यूरिन कंसंट्रेट होता जाएगा। और अगर एडीएच नहीं है तो हम वाटर रीअब्सॉर्ब नहीं करवाते, थोड़े बहुत सोल्यूट रीअब्सॉर्ब करवाते रहते हैं, यानी कि सोल्यूशन और डाइल्यूट होता चला जाता है। और फिर आती है इनर मेडुलरी कलेक्टिंग डक्ट। इनका खास रोल है कंसंट्रेटेड यूरिन में। तो अगर कंसंट्रेटेड यूरिन बनाना है तो 2 चीज़ें होनी चाहिए, आपको पता है। नंबर 1 एडीएच बहुत होना चाहिए, नंबर 2 इंटरस्टिशियम की कंसंट्रेशन बहुत होनी चाहिए। अगर ये दोनों होंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे यूरिन की कंसंट्रेशन बहुत इंक्रीज कर जाती है, बहुत ज़्यादा कंसंट्रेटेड यूरिन बनता है और वॉल्यूम में बहुत थोड़ा होता है। आप देखते हैं सिर्फ 0.2 ml बन रहा है, लेकिन कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा है। अगर डाइल्यूट बनाना हो तो तादाद में बहुत ज़्यादा, वॉल्यूम में बहुत ज़्यादा, 20 ml यूरिन बन रहा है, लेकिन उसकी कंसंट्रेशन जो है वो बहुत थोड़ी हो चुकी हुई है। तो ये हमने देखा किस तरह से इनर मेडुलरी कलेक्टिंग डक्ट्स अपना रोल प्ले करती हैं। किस तरह से रोल प्ले कर रही हैं आपको वो सारा अभी हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। यहाँ पे कुछ ना कुछ यूरिया निकलता है और उसकी वजह से सारा कुछ चक्कर चलते हैं। अच्छा, तो यहाँ पे वो ये एक्सप्लेन कर रहे हैं कि सोडियम क्लोराइड की रिएब्जॉर्प्शन और वाटर की रिएब्जॉर्प्शन एक दूसरे से ऑलमोस्ट इंडिपेंडेंट है। क्या मतलब, भाई मैं कहता हूँ बहुत कंसंट्रेटेड यूरिन बनाया तो बंदा कहेगा कंसंट्रेटेड यूरिन के लिए बहुत सोडियम क्लोराइड भी निकला होगा। सारी बात है, कंसंट्रेटेड का मतलब ज़्यादा सोल्यूट सोडियम क्लोराइड निकला होगा। लेकिन अगर बॉडी में सोडियम क्लोराइड की कमी हुई तो हम सोडियम क्लोराइड को रिएब्जॉर्ब कर लेते हैं, तो फिर कंसंट्रेटेड कैसे बनेगा? हम यूरिया और दूसरी चीज़ों से यूरिन को कंसंट्रेट कर लेते हैं, सोडियम क्लोराइड को बचा लेते हैं। ठीक है, तो सोडियम क्लोराइड की जो एक्सक्रीशन है वो डिपेंड कर रही होगी सोडियम क्लोराइड की क्वांटिटी पे, वाटर पे नहीं डिपेंड कर रही होगी। वेरी सिमिलरली कई दफ़ा होता है आपने बहुत यूरिन बनाया, डाइल्यूट यूरिन बनाया, लेकिन सोडियम क्लोराइड को बचाना था, हम सारा सोडियम क्लोराइड रिएब्सॉर्ब कर लेते हैं, वाटर से कहते तुम ज़ाया हो जाओ। डन हो के बाद उसके लिए उन्होंने कहा एक ऑब्लिगेटरी यूरिन वॉल्यूम होता है, यानी इतना यूरिन बनना ही चाहिए एक हद तक सोल्यूट को निकालने के लिए। ये चीज़ तो बहुत सिंपल है, पहले पढ़ चुके हैं। फिर आती है हमारे पास सारे सोल्यूट्स की क्लियरेंस। पहले हमने एक सोल्यूट की क्लियरेंस पढ़ी थी, अब आ रही है सारे सोल्यूट्स की क्लियरेंस, यानी क्लियरेंस ऑफ all solutes is equals to urine concentration of all solutes multiplied by volume divided by plasma concentration of all solutes। ये आती है हमारे पास क्लियरेंस ऑफ ऑल solutes। ठीक हो गई बात, या इसको आप नाम देते हैं ऑस्मोलर क्लियरेंसेस। क्लियर हो गया बात। अब ऑस्मोलर क्लियरेंसेस में आगे मजीद वो ये बात बता रहे हैं, अगर फ्री वाटर क्लियरेंस क्या होती है, यूरिन फ्लो रेट माइनस ऑस्मोलर क्लियरेंस इज इक्वल टू फ्री वाटर क्लियरेंस। अगर फ्री वाटर की क्लियरेंस पॉजिटिव में आ रही है, यानी कि यूरिन फ्लो रेट ज़्यादा है, इसका मतलब है आपकी किडनी बहुत ज़्यादा वाटर को एक्सक्रीट कर रही है, इसका मतलब है आपकी बॉडी में बहुत एक्सेस वाटर है। दूसरी तरफ अगर यूरिन फ्लो रेट थोड़ा है, क्लियरेंस ज़्यादा है, यानी कि बहुत कंसंट्रेटेड यूरिन बन रहा है, यानी कि फ्री वाटर क्लियरेंस नेगेटिव में आएगी, यानी कि पानी की कमी है आपकी बॉडी के अंदर। डाउन की बात फिर आता है डिसऑर्डर्स ऑफ यूरिन कंसंट्रेटिंग एबिलिटी। अगर आप एडीएच बना ही ना सके तो आप कंसंट्रेट नहीं कर सकेंगे। अगर एडीएच बनाया लेकिन एडीएच को रिस्पॉन्ड ना कर सके तो सारी बात है कंसंट्रेटिंग एबिलिटी खराब हो जाएगी। अगर एडीएच भी हुआ, एडीएच को रिस्पॉन्ड भी किया, लेकिन आपका काउंटर करंट मैकेनिज्म इतना सही काम ना कर रहा हुआ, तो एडीएच के बावजूद भी वाटर की रिडक्शन
नहीं हो सकेगी। डन की बात। एडीएच क्यों नहीं बन पाता भाई? हो सकता है पोस्टीरियर पिट्यूटरी बनता है एडीएच, तो वो क्यों नहीं बना रहा? हेड इंजरीज की वजह से ना बना रहा हो, इन्फेक्शन की वजह से ना बना रहा हो, कंजेनिटल इश्यूज की वजह से हो सकता है ना बना रहा हो। अगर एडीएच नहीं बन रहा होगा, जाहिर बात है पानी ज़ाया हो रहा होगा। पानी ज़ाया हो रहा होगा, उसको ठीक करने के लिए थर्स्ट मैकेनिज्म एक्टिवेट होता है, बंदे को बहुत प्यास लगती है और बहुत पानी पीना शुरू कर देता है। ट्रीटमेंट क्या है? ट्रीटमेंट ये है कि आप एडीएच की तरह कोई और केमिकल डाल दो, जैसे कि डेस्मोप्रेसिन। ये भी एडीएच की तरह V2 रिसेप्टर्स पर जाकर हमला करता है और वाटर की रिवर्शन करवा लेता है। गुडो की बात। तो ये तो हमने देख लिया एडीएच के फेलियर की क्या रीजन हो सकती है। उसके बाद देखते हैं एडीएच होने के बावजूद अगर फेलियर हुआ है तो फिर क्या मसला है। अच्छा देखिएगा, अगर एडीएच प्रोड्यूस नहीं हो पा रहा उसको हम कहते हैं सेंट्रल डायबिटीज इंसिपिडस, और अगर एडीएच के प्रोड्यूस होने के बावजूद बहुत डाइल्यूट यूरिन बन रहा है उसको हम कहते हैं नेफ्रोजेनिक डायबिटीज इंसिपिडस, क्योंकि यहाँ पे मसला किडनीज का है। क्या मसला हो सकता है भाई? हो सकता है आपने कोई मतलब किडनीज ने इंटरस्टिशियल की कंसंट्रेशन इंक्रीज नहीं कर सके, हो सकता है एडीएच के आने के बावजूद हम उसको रिस्पॉन्ड नहीं कर पा रहे, और ये भी हो सकता है कुछ इस तरह के आपने ड्रग्स दिए हैं डाययूरेटिक्स, जैसे फिलोसमाइड हो गया, लिथियम हो गया, टेट्रासाइक्लिन हो गया, ये ड्रग्स ही आपको कंसंट्रेशन नहीं करने देते। क्लियर हो की बात। फिर आगे आता है जनाब वाली, हम देखते हैं ईसीएफ में जो सोल्यूशन मौजूद हैं उन सोल्यूशन में एक बहुत बड़ी तादाद सोडियम की है और सोडियम के साथ एसोसिएटेड दूसरे आयंस की है। इसलिए अगर हमें प्लाज्मा में सोडियम की कंसंट्रेशन पता चल जाए, हम ओवरऑल ऑस्मोलैरिटी बता सकते हैं। किस तरह से भाई? सोडियम और उसके एसोसिएटेड आयंस मसलन ये बाइकार्बोनेट क्लोराइड वगैरह मिलके टोटल 94% ऑफ द सॉल्यूट बनाते हैं। इसलिए अगर हमें सोडियम का पता चल जाए, हम टोटल ऑस्मोलैरिटी का आइडिया लगा सकते हैं। मिसाल के तौर पे हम सोडियम के कंसंट्रेशन से 2.1 को मल्टीप्लाई करते हैं तो टोटल ऑस्मोलैरिटी निकल आती है। और अगर आप मजीद एक्यूरेसी चाहते हैं तो सोडियम को 2 से मल्टीप्लाई करें और उसमें प्लस ग्लूकोज भी कर लें, प्लस यूरिया भी कर लें। अब तो बहुत ही नॉर्मल के करीब वैल्यू आएगी। ठीक है बात, यानी कि बहुत ही एक्यूरेट ऑस्मोलैरिटी हम कैलकुलेट कर लेंगे। तो यहाँ पे बात वही डिस्कस की है कि जो सोडियम की कंसंट्रेशन मेनली रेगुलेट कर रही होती है कि प्लाज्मा ऑस्मोलैरिटी। इसकी एग्जांपल मैंने एक्सप्लेनेशन की वीडियो में ऐसी दी थी जिस तरह एक यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट्स की तादाद से डिटरमिन हो रहा होता है कि पास कितने लोग होंगे। मसलन अगर जितने हर स्टूडेंट के साथ एक उनका असिस्टेंट भी हो, ठीक है। मैं आपको बताता हूँ इस यूनिवर्सिटी में 1000 स्टूडेंट्स हैं, तो आप बता सकते हो 1000 स्टूडेंट्स हैं, 1000 असिस्टेंट होंगे, 2000 ये हो गए, बाकी कोई 100 प्रोफेसर होंगे, तो यानी कि टोटल कोई 2100 लोग हैं। तो सिर्फ स्टूडेंट्स बताने से आपको टोटल लोगों का आइडिया हो गया। वेरी सिमिलरली अगर आपको सिर्फ सोडियम का कंसंट्रेशन पता चल जाए तो हमें टोटल ऑस्मोलैरिटी का आइडिया हो जाता है। उसके बाद आते हैं हमारे पास ऑस्मो रिसेप्टर एडीएच फीडबैक सिस्टम। हमारे पास दो तरह के सिस्टम होते हैं ऑस्मोलैरिटी को रेगुलेट करने के लिए, एक ऑस्मो रिसेप्टर एडीएच सिस्टम, दूसरा थर्स्ट मैकेनिज्म। पहले इस सिस्टम को डिस्कस करते हैं। इस सिस्टम में देखिएगा होता बेसिकली क्या है। आपको पता है जब भी आपके पास मिसाल के तौर पे ऑस्मोलैरिटी इंक्रीज की हुई है तो क्या होगा? एडीएच रिलीज होगा, एडीएच वाटर का रिडक्शन करेगा और ऑस्मोलैरिटी ठीक हो जाएगी। लेकिन इसका मैकेनिज्म क्या है? ऑस्मो रिसेप्टर ऐसे सेल होते हैं जो कि ऑस्मोलैरिटी के मुताबिक स्वेल या श्रिंक कर जाते हैं। ठीक है, तो जब ये रियलाइज करेंगे, ये एंटीरियर हाइपोथैलेमस के सेल्स हैं, जब ये रियलाइज करते हैं कि ऑस्मोलैरिटी में चेंजेस है, मिसाल के तौर पे हम कंसिडर करते हैं बंदे में पानी की कमी है, ठीक है, तो ये श्रिंक कर देंगे। ये श्रिंक करके सिग्नल्स भेजते हैं हमारे पास सुप्रा ऑप्टिक न्यूक्लियाई को, और सुप्रा ऑप्टिक न्यूक्लियाई से कहते हैं कि भाईजान एडीएच को रिलीज करो। सुप्रा ऑप्टिक न्यूक्लियाई पिट्यूटरी ग्लैंड में एडीएच को रिलीज करता है, पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड में, और पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से एडीएच आके ब्लड में आता है, ब्लड में जाके वो रीअब्जॉर्प्शन करवाता है और अल्टीमेटली वाटर की रीअब्जॉर्प्शन हो जाती है। काम हो गया आपके पास ठीक, सुथरा हो गया काम। और इसका वाइस वर्सा होगा अगर वाटर के आपके मतलब वाटर बहुत ज्यादा आपकी बॉडी में। ये जो सुप्रा ऑप्टिक न्यूक्लियाई है इसकी थोड़ी सी डिटेल देख लीजिएगा। अब हम देखते हैं एडीएच प्रोड्यूस किस वजह से सारा कुछ। ठीक है, ये देखिएगा, ये है आपके पास सुप्रा ऑप्टिक न्यूरॉन, ये वाला, ठीक है, और दूसरा है पैरावेंट्रिकुलर न्यूरॉन। ये न्यूरॉन्स आपके पास हाइपोथैलेमस में होते हैं, लेकिन इनका एक्सॉन जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी लोब में जा रहा होता है। इनकी सेल बॉडीज के अंदर आपके पास एडीएच की सिंथेसिस होती है और फिर चले जाते हैं ये एक्सॉन टर्मिनल में। जब इस न्यूरॉन को स्टिमुलेट करता है ना, तो ये एक्सॉन टर्मिनल से एडीएच को रिलीज कर देते हैं। तो जिस तरह कि हमने देखा कि ऑस्मो रिसेप्टर्स होते हैं, जब इन्होंने देखा, जब इनको पता चला कि एडीएच की जरूरत है, ये सुप्रा ऑप्टिक न्यूरॉन को स्टिमुलेट करेंगे ताकि ये आगे जाके पोस्टीरियर पिट्यूटरी में एडीएच की रिलीज कर दे। स्टिमुलेट कहाँ पे हो रहा है? हाइपोथैलेमस में। एडीएच रिलीज कहाँ पे हो रहा है? पोस्टीरियर पिट्यूटरी में। और फिर ये एडीएच ब्लड में जाएगा, ब्लड में जाकर सारे काम कर देगा। ठीक होगी बात। अब कौन कौन से तरीके हैं इन न्यूरॉन्स को स्टिमुलेट करने के, इन शॉर्ट कह सकते हैं एडीएच को रिलीज करवाने के? पहला तरीका ऑस्मो रिसेप्टर्स। दूसरा तरीका आपके ब्रेन में जाने वाली एंटेरोवेंट्रल रीजन होते हैं थर्ड वेंट्रिकल के, रट्टा मारना पड़ेगा। थर्ड वेंट्रिकल बेसिकली आपकी सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड फिल्ड स्पेस होती है, ठीक है, उसका एंटेरोवेंट्रल रीजन, यहाँ पे आपके पास ऊपर की तरफ होता है एक सब फॉर्निकल ऑर्गन और नीचे की तरफ होता है ऑर्गेनम वैस्कुलोजम, और इनके दरमियान में है एक मीडियन प्री ऑप्टिक न्यूक्लियाई। अब आप समझ लीजिए ये जो मीडियन प्री ऑप्टिक न्यूक्लियाई है ना, ये इन दोनों ऑर्गन से इंफॉर्मेशन लेता है और आपके इन न्यूरॉन्स को स्टिमुलेट कर देता है। इन दोनों ऑर्गन्स को कैसे पता चलता है कि आप एडीएच रिलीज करना है? बेसिकली इन दोनों ऑर्गन्स में ब्लड ब्रेन बैरियर नहीं होता, तो अगर ब्लड में एडीएच इंक्रीज कर रहा है या ऑस्मोलैरिटी इंक्रीज डिक्रीज कर रही है, इन दोनों ऑर्गन्स को पता चल जाता है। ये दोनों ऑर्गन्स बताते हैं आपके मीडियन प्री ऑप्टिक न्यूक्लियाई को, और मीडियन प्री ऑप्टिक न्यूक्लियाई आपके इन न्यूरॉन्स को स्टिमुलेट कर देता है ताकि एडीएच रिलीज हो जाए। तो हमने देखा एडीएच की रिलीज में एक तो आपके पास ये
AV3V यानी कि एंटेरोवेंट्रल रीजन ऑफ थर्ड वेंट्रिकल काम आया, दूसरा ऑस्मोरेसेप्टर्स काम आ सकते हैं। ये दोनों ऑस्मोलैरिटी के नतीजे में इसको स्टिमुलेट कर देते हैं। उसके अलावा आपकी बॉडी में हाई प्रेशर रीजन में कुछ बेरोरिसेप्टर्स होते हैं। जब भी आर्टीरियल प्रेशर बढ़ता है वो वेगस नर्व और ग्लोसोफेरिंजियल नर्व को ब्रेन को बताते हैं आर्टीरियल प्रेशर बढ़ गया है। ब्रेन के कौन से को बताते हैं? न्यूक्लियर ऑफ ट्रैक्टस सोलिटैरिस को बताते हैं। न्यूक्लियर ऑफ ट्रैक्टस सोलिटैरिस जो ना उसका राब्ता होता है इन न्यूरॉन से। तो मिसाल के तौर पे आर्टीरियल प्रेशर इंक्रीज किया हुआ है तो ये कहेगा यार एडीएच ना बनाओ, पहले आर्टीरियल प्रेशर बढ़ा हुआ है। और अगर आर्टीरियल प्रेशर डिक्रीज किया हुआ है तो ये एडीएच को रिलीज करवा देगा। डाउन के बाद तो ये तो हो गया हाई प्रेशर रीजन में एट्रियल बेरोरिसेप्टर्स। और कुछ बॉडी में होते हैं लो आर्टीरियल प्रेशर रीजन, जैसे मिसाल के तौर पर आपकी हार्ट के एट्रियम वगैरह। वहां पे आपके पास जब ब्लड का वॉल्यूम बढ़ता है ना तो वो ब्रेन को बताते हैं कि यार ब्लड का वॉल्यूम बढ़ गया है। किन नर्व्स के थ्रू? वही वेगस नर्व और ग्लोसोफेरिंजियल नर्व के थ्रू ब्रेन को बताते हैं कि ब्लड का वॉल्यूम बढ़ गया है। जब ब्लड का वॉल्यूम बढ़ता है तो ब्रेन आपके सिग्नल्स भेजते हैं इन न्यूरॉन्स को और एडीएच की रिलीज जो है वो उसके हिसाब से कर लेते हैं। तो ये दो तरह के रिफ्लेक्स हो गए, एक एट्रियल बेरोरिसेप्टर रिफ्लेक्स और दूसरा कार्डियोपल्मोनरी रिफ्लेक्स। डन होने के बाद अच्छा एक ऑस्मोलैरिटी के मुताबिक था और एक ब्लड वॉल्यूम और आर्टीरियल प्रेशर के मुताबिक था। इनमें से कौन ज़्यादा तगड़ा होता है? ऑस्मोलैरिटी वाला ज़्यादा तगड़ा होता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं अगर ऑस्मोलैरिटी थोड़ी सी भी इंक्रीज करे तो आपके पास बहुत ज़्यादा प्लाज्मा एडीएच कंसंट्रेशन बढ़ जाती है, एडीएच फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। जबकि दूसरी तरफ अगर हम ब्लड वॉल्यूम वगैरह को चेंज करें उससे बहुत थोड़ा इंक्रीज आ रहा है एडीएच में। ये आप देख सकते हैं ना 5% वॉल्यूम बढ़ाया तो एडीएच तकरीबन उतना ही रहा और 5% ऑस्मोलैरिटी बढ़ाई तो एडीएच बहुत ज़्यादा बढ़ गया। यानी कि छोटी मोटी चेंजेस में ये बहुत ज़्यादा रोल प्ले करता है। और लार्ज चेंजेस में मिसाल के तौर पर 20% इंक्रीज किया जाए तो लार्ज चेंजेस में आपके पास ब्लड वॉल्यूम ज़्यादा बड़ा रोल प्ले करता है। तो अगर किसी इंसान में इमरजेंसी सिचुएशन है, कोई हैमरेज वगैरह हुआ है तो फिर ब्लड वॉल्यूम ज़्यादा अच्छे तरीके से रेगुलेट कर रहा होगा एडीएच को। और डेली रूटीन में छोटी मोटी चीज़ें में ऑस्मोलैरिटी ज़्यादा अच्छा रेगुलेट कर रही होती है आपके एडीएच को। गुड हो गई बात। एडीएच के लिए एक तो आपके पास ब्लड वॉल्यूम और आर्टीरियल प्रेशर हो गया, दूसरा ऑस्मोलैरिटी हो गई। और कौन कौन सी चीज़ें हैं? नोजिया भी एडीएच को स्टिमुलेट करता है, निकोटीन और मॉर्फिन भी एडीएच को स्टिमुलेट करती है और अल्कोहल एडीएच को इनहिबिट करती है। इसी वजह से अल्कोहल के बाद बहुत ज़्यादा यूरिन फॉर्म होता है। डाउन के बाद फिर आता है हमारे पास थर्स्ट मैकेनिज्म। इसकी क्या इंपॉर्टेंस है? ये एक्स्ट्रा सेलुलर ये एडीएच मैकेनिज्म के साथ बहुत क्लोज एसोसिएशन में काम कर रहा होता है। किस तरह से काम कर रहा होता है? देखो सीधी सी बात है, जिस तरह वहाँ पे हमने पढ़ा था थर्ड एंटेरोवेंट्रल वॉल ऑफ थर्ड वेंट्रिकल, वो यहाँ पे भी मौजूद होती है। ठीक है, थर्स्ट को रेगुलेट करने में। उसके अलावा प्री ऑप्टिक न्यूक्लिया भी मौजूद होता है। ये सारी जगह जो कि थर्स्ट को रेगुलेट करती हैं इनको मिला के हम नाम देते हैं थर्स्ट सेंटर। दोनों की बात सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड की भी ऑस्मोलैरिटी चेंज करे तो हमारा ये ऑर्गन है वेस्कुलर उसको सेंस कर लेता है और उसके मुताबिक इंसान की थर्स्ट को रेगुलेट कर लेता है। थर्स्ट के लिए क्या क्या स्टिमुलाई होते हैं? नंबर 1, अगर ऑस्मोलैरिटी बढ़ेगी तो जारी बात है आपकी इंट्रासेलुलर डिहाइड्रेशन होगी, यानी कि सेल्स श्रिंक कर देंगे और थर्स्ट स्टिमुलेट होगी। नंबर 1। नंबर 2, जिस तरह ब्लड वॉल्यूम और आर्टीरियल प्रेशर के बढ़ने से आपने एडीएच को रिलीज करवाया था उसी तरह ब्लड वॉल्यूम और आर्टीरियल प्रेशर के बढ़ने से ये भी स्टिमुलेट हो जाती है। नंबर 3, एंजियोटेंसिन 2। अगर एंजियोटेंसिन 2 फॉर्म होगा तो दो जगह मैंने आपको बताई थी ना जहाँ पे ब्लड ब्रेन बैरियर नहीं होता, सब फॉर्निकल ऑर्गन और ऑर्गेनल वेस्कुलोजम। तो जैसे इन दोनों ऑर्गन्स ने यहाँ पे एडीएच को रिलीज करवाया था उसी तरह ये दोनों ऑर्गन्स थर्स्ट को भी स्टिमुलेट करवाते हैं। जानने के बाद उसके अलावा ड्राइनेस ऑफ माउथ ड्राई हो या इसोफेगस की म्यूकस मेम्ब्रेन्स ड्राई हो उससे भी आपको प्यास लगती है। और गैस्ट्रोइंटेस्टिनल और फेरिंजियल स्टिमुलाई, अगर पेट में कोई चीज़ है ना टेम्परेरी प्यास कम होती है। उन्होंने चेक किया अगर पेट में अगर इवन बलून फुलाया जाए ना, पानी तो नहीं किया, सिर्फ बलून फुलाया, उससे भी प्यास कम होती है, थोड़ी बहुत कम होती है। लेकिन याद रखिएगा ड्राइनेस ऑफ माउथ और ये वाला जो है ना ये दोनों आपके पास टेम्परेरी इफेक्ट होते हैं। ये टेम्परेरी प्यास को कम करते हैं। क्यों टेम्परेरी कम करते हैं? ताकि ओवर हाइड्रेशन ना हो जाए, क्योंकि जारी बात है ऑस्मोलैरिटी को वगैरह को नॉर्मल होने में तो टाइम लगेगा। ठीक है, तो ये ओवर हाइड्रेशन से प्रिवेंट करते हैं। इसका मैकेनिज्म क्या है आप इस चैप्टर की पार्ट 4 की डिटेल वीडियो में देख लीजिएगा। फिर आते हैं हमारे पास थ्रेशोल्ड फॉर ऑस्मोलर स्टिमुलस। जाहिर सी बात है जब आपके पास वाटर निकलता जा रहा है बॉडी से मुख्तलिफ जगहों पे तो जाहिर बात है कंसंट्रेशन इंक्रीज करती चली जाएगी। जब कंसंट्रेशन 2 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर ज़्यादा होती है, मतलब इतना राइज आता है कंसंट्रेशन में, तो आपको प्यास लगती है। इसको हम कहते हैं थ्रेशोल्ड फॉर ड्रिंकिंग। ठीक है, कि थर्स्ट तब शुरू होगी जब आपकी ऑस्मोलैरिटी 2 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर इंक्रीज कर जाए। डाउन के बाद उसके अलावा आपके पास थर्स्ट की कुछ एब्नॉर्मैलिटीज भी आती हैं। जैसे मिसाल के तौर पर किसी को डायबिटीज इंसिपिलिटिस है, वो कंट्रोल नहीं है, तो उसके ब्लड में ग्लूकोज ज़्यादा होगा, उसको प्यास लगती रहेगी। दूसरा डायबिटीज इंसिपिलिटिस, यूरिन ज़्यादा बनेगा, उसको प्यास लगती रहेगी। फिर और डिसऑर्डर्स होती है जिस तरह मिसाल के तौर पर पॉलीडिप्सिया, हमें पता नहीं है लेकिन बस मसला ये बंदे को प्यास बहुत लग रही है। फिर साइकोजेनिक पॉलीडिप्सिया, कोई दिमाग में ऐसा मसला होगा जिसकी वजह से प्यास बहुत ज़्यादा लग रही है। एडिप्सिया, बंदे को प्यास लग ही नहीं थी, हालांकि बॉडी में वाटर की कमी होती चली जा रही है लेकिन प्यास लग ही नहीं रही। हाइपोडिप्सिया आमतौर पे ओल्ड एज में होता है, इसमें प्यास कम लगती है। डाउन के बाद फिर देखिएगा इंटीग्रेटेड रिस्पॉन्स, यहाँ पे बता रहे हैं एक होता है एडीएच सिस्टम, एक होता है थर्स्ट मैकेनिज्म। दोनों बहुत अच्छे होते हैं। अगर इनमें से एक भी काम कर रहा हो तो बंदा ऑलमोस्ट रेगुलेट कर लेता है ऑस्मोलैरिटी को। सॉल्ट इंटेक बढ़ा भी दो, ऑस्मोलैरिटी रेगुलेट हो जाती है। लेकिन अगर इन दोनों को ही आपने बंद कर दिया तो फिर हल्का सा भी सॉल्ट इंटेक करोगे, ऑस्मोलैरिटी बहुत तेजी से बढ़ जाएगी। यानी ये
ये दोनों बहुत अच्छा रोल प्ले कर रहे होते हैं आपकी बॉडी की ऑस्मोलरिटी को रेगुलेट करने के लिए। उसके बाद देखते हैं एंजियोटेंसिन 2 और एल्डोस्टेरोन का रोल। सीधी सी बात है, ये एल्डोस्टेरोन और एंजियोटेंसिन 2 आपकी सोडियम क्लोराइड की सोडियम की रीअब्जॉर्प्शन करवाता है, ठीक है, ये तो बात हमें पता है। अगर बॉडी में सोडियम कम है, ये सोडियम को रीअब्जॉर्ब करवा लेगा। लेकिन अगर आपका ख्याल है कि सोडियम की कंसंट्रेशन ब्लड में इंक्रीज करता है, वो गलत ख्याल है। क्यों गलत ख्याल है? ये कंसंट्रेशन क्यों नहीं इंक्रीज करवा पाता भाई? जब ये सोडियम को रीअब्जॉर्ब करवाता है ना, साथ ही साथ वाटर को भी रीअब्जॉर्ब करवा देता है, तो कंसंट्रेशन तो सेम रही। उसके अलावा जब ये सोडियम को रीअब्जॉर्ब करवाता है ना, अगर मिसाल के तौर पर थोड़ी इसने ऑस्मोलरिटी बढ़ा भी ली, तो थर्स्ट मैकेनिज्म, एडीएच मैकेनिज्म, एडीएच वाटर की रीअब्जॉर्प्शन बढ़ा लेगा, थर्स्ट पानी की प्यास बढ़ा लेगा, तो अल्टीमेटली यानी कि कंसंट्रेशन नहीं बढ़ पाती। ये सोडियम को बढ़ाता है लेकिन कंसंट्रेशन नहीं बढ़ पाती, क्योंकि बॉडी के अंदर पानी भी इंक्रीज कर जाता है। तो हम यही कहते हैं कि ये जो एल्डोस्टेरोन है ये आपके पास इंक्रीज नहीं कर पाता। इवन प्राइमरी एल्डोस्टेरोनिज्म, जिसमें बहुत ज़्यादा एल्डोस्टेरोन होता है, उसमें भी सोडियम कंसंट्रेशन सिर्फ 2 to 3 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर बढ़ती है, यानी सोडियम कंसंट्रेशन ज़्यादा इंक्रीज नहीं हो पाती। ऑलराइट, अगर एल्डोस्टेरोन की कमी हो जाए, जैसे कि एडिसन डिजीज में होता है, तो जारी बात है वाटर सोडियम की रीअब्जॉर्प्शन नहीं हो सकेगी, सोडियम यूरिन के थ्रू ज़ाया होना शुरू हो जाएगा। ये मसले की बात बन सकती है। अगर हमने वाटर को भी साथ ज़ाया किया तो डिहाइड्रेशन हो जाएगी, और वरना ना ज़ाया किया तो फिर ऑस्मोलरिटी कम हो जाएगी। ये मसले की बात बन सकती है। ऐसे मसले में आपके पास आती है सॉल्ट एपीटाइट। आम लोगों में तो चूंकि हम लोग नमक बहुत ज़्यादा खाते हैं, हमारे अंदर डेवलप नहीं होती, लेकिन जिन लोगों में सॉल्ट की कमी हो उन लोगों में फिर नमक खाने की तलब पैदा होती है, जो हम कहते हैं सॉल्ट एपीटाइट। खासतौर पे एडिसन डिजीज, जिसमें हमने देखा था कि सोडियम ज़ाया होता चला जा रहा था एल्डोस्टेरोन की कमी से, तो एडिसन डिजीज वालों को सॉल्ट एपीटाइट डेवलप होगी, इनको नमक खाने का दिल करेगा। सॉल्ट एपीटाइट को रेगुलेट करने वाली कौन कौन सी चीज़ें हैं? वही चीज़ें हैं एंटेरोवेंट्रल रीजन ऑफ थर्ड वेंट्रिकल, और उसके अलावा सर्कुलेटरी रिफ्लेक्स यानी बेरोरिसेप्टर्स वगैरह, ठीक है। तो ये एंटेरोवेंट्रल रीजन ऑफ थर्ड वेंट्रिकल और बेरोरिसेप्टर्स ये आपके सॉल्ट एपीटाइट को भी रेगुलेट कर रहे होते हैं, थर्स्ट को भी रेगुलेट कर रहे होते हैं, और एडी सिस्टम को भी रेगुलेट कर रहे होते हैं। थैंक यू वेरी मच। वीडियो अच्छी लगी शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, जल्दी लाइक कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।